हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बढ़िया हैं, आप बताएं कैसे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। आज इस मंच पे हमारी आपकी मुलाकात लिखी हुई थी तो बस वक्त आ गया है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो कुछ बड़ा काम होगा अब। देखिए, बड़ा काम तो खैर जो नेचर ने लिखा है वही होगा, हम तो यही मानते हैं, हुई है वही राम रचि राखा। तो हम लोग तो जरिया अगर हो सकते हैं तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फना हो जाएंगे। तो हाँ जी, खेल हाँ है। जी। तो डॉक्टर साहब, जी मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि जी। यहाँ पे जब मैं चर्चा करूँगा तो कभी कभी शायद एक ऐसी चर्चा भी हो कि जिसमें मैं एक अनजान, एक अननोन पर्सन जो कुछ भी नहीं जानता उस तरीके से चर्चा करूँ, ताकि जी आपके जी। मुख से जो बातें मिलेंगी वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगी और ज़्यादा प्रमाणिक होंगी। तो अच्छा अच्छा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सोचते हुए कि कहीं कहीं पे मैं बिल्कुल एक नादान बालक के रूप में आपको नज़र आ सकता हूँ, है ना। तो डॉक्टर साहब, पहला एक जैसे प्रश्न बनता है और जनता का बन जी रहा है, जी क्योंकि जी। जी जनता का विश्वास जो है संविधान जब से बना है तब से तीन चार चीज़ों में जनता का बहुत विश्वास है। पहला अच्छा जी। विश्वास तो जो है उसका कोर्ट के प्रति है बहुत ज़्यादा। दूसरा नेताओं के प्रति है कि जो संसद से नियम बन जाते हैं वो मान्य हैं। तीसरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति भी है। चौथा जी फिर ये डॉक्टरों के प्रति भी बहुत विश्वास है कि जी। डॉक्टर तो गॉड होते हैं और डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो बिल्कुल सही होती है, वही इलाज है। तो इस वजह से, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक ऐसी लड़ाई भी लड़ रहे हैं जो कि एक आम आदमी लड़ रहा है डॉक्टरों के ऊपर प्रश्न उठा के, तो आप भी प्रश्न उठा लेते हैं। आपकी एक खूबी मानता हूँ मैं। तो सबसे बड़ी बात इस समय के दौर में यह है कि अभी कोरोना का तीसरा काल शुरू हो गया है हिंदुस्तान में। जी। तो क्या आपके हिसाब से अभी भी हम ये कहें कि ये बीमारी नहीं है, ये फाल्स है, ये एक साजिश है, क्या आप अभी भी ऐसा मानेंगे? बिल्कुल। ये जो भी है जिसको हम तथाकथित षड्यंत्र बीमारी मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि तथाकथित एक महामारी है, जी। ये पूरा एक इंटरनेशनल गेम जो फैलाया गया है, हुँ, इसकी जो एंड डेट जो है हुँ, वो 31 मार्च 2025 है। ओके। ये डॉक्टर साहब किस आधार पे कह सकते हैं? हाँ, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हुँ, उसका एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। हुँ, उसमें इसको बकायदा ये लिखा गया था कि ये कब शुरू होगा हुँ, और ये कब खत्म होगा। ओके। 31 मार्च 2025 तक चलेगा। हुँ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कभी कम कर दिया, कभी धीरे कर दिया। हुँ, उसके बाद एक नया आएगा, हुँ, स्पार्स। ओके, वो चलेगा 2025 से 2028 तक। ओके, तो ठीक है। अब उसके हिसाब से हमें अपने देश को बचाना है, जनता को बचाना है। हुँ, हम उनकी तैयारी पहले से हो चुकी है। हुँ, हुँ, अब हमारे पास ये है कि चलो हम थोड़ा सा लेट जागे हैं, हुँ, फिर भी सत्य हमारे साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो डॉक्टर साहब, एक छोटा-सा ये है, जैसे आपने ये बताया कि ये एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या वो वेबसाइट कौन-सी वेबसाइट पे वो मिल सकता है? वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? ये क्या आप हाँ। दे डॉक, सकते हैं डॉक, उसको? डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट कोई है। बात नहीं। मैं राइट सिर्फ़ नाउ इतना में, हाँ जी, हाँ, मैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंट मेरे इतना पास है। चाहूँगा, मैं हाँ। सिर्फ़ इतना चाहूँगा, जैसे हम ये वीडियो डालेंगे और ये जी वीडियो और भी लोग देखेंगे, बहुत से लोग इस वीडियो को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो जी। जी मैं शुरुआत में ये कह देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ हम डॉक्यूमेंट के संबंध में बातचीत करेंगे आपसे, जी। तो उसके डॉक्यूमेंट के आप हमें पीडीएफ वगैरह भिजवा दीजिएगा और वो बिल्कुल। वहाँ से कहाँ से उपलब्ध हैं, तो उसकी जानकारी हम अपने इन वीडियो में भी देंगे, या जहाँ पे वीडियो डाले जाएँगे वहाँ पे उसकी पीडीएफ और वो जानकारी, वो सारी हम देंगे। और जो भी हम्म, व्यक्ति इस वीडियो को उठा के कॉपी करके अपने चैनल पे डालता है, यदि वो उन जानकारियों को आपको ना दे, तो समझ लीजिएगा कि फिर इस वीडियो की विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है। तो ये मैं बात अपनी उनसे लोगों से कह दे रहा हूँ जो इस वीडियो को देखेंगे। तो डॉक्टर साहब हमें वो चीज़ें उपलब्ध करा देंगे और हम जी जी। उनको डाल सकते हैं। जी तो ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आपने अभी पिछली बार जब हुआ था तो आपने 10 प्रश्न उठाए थे। जी। जी 10 प्रश्न उठाए थे तो मैंने भी उन प्रश्नों को देखा, उन प्रश्नों के संबंध में शोध की, हमारे पास जो बच्चे हैं, जो टीम है जी। उन्होंने उस पे शोध की।
और शोध करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि आपने जो बातें उठाई थी उनके जवाब कहीं ना कहीं दिए गए हैं, या जिन जगहों पे वो बातें पहले पड़ी हुई थी उन जगहों से डिलीट कर दी गई हैं, वहाँ पे उसका कुछ नाम बदल दिया गया है, तो ऐसा भी किया गया है। जैसे कि आपका एक प्रश्न था जो आपने उठाई थी 10 बातें, कि जो बीमारी 19-20 में आई उसकी जांच की किट जो है 2017-18 में भारत सरकार समेत कई देशों ने कैसे खरीदी, ये आपने जी बात उठाई थी। जी तो इसके संबंध में जो WHO की वेबसाइट है उस पे जी जानकारी जो है वो दी गई है कि वो चेंज कर दी गई, मतलब वो जानकारी पूरी चेंज। हमारे बच्चों ने उठाई और वो उसमें चेंज कर दी गई। लेकिन मेरे पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आपके पास ओरिजिनल है तो हाँ प्लीज आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी जो है हमको हाँ। उपलब्ध कराइएगा। अभी इन लोगों ने लिखा हुआ मेडिकल डायग्नोस्टिक किट लिखा उसके ऊपर, जी लेकिन उस टाइम पे लिखा हुआ डायग्नोस्टिक किट। जी, तो आप उसको भी हमें उपलब्ध कराइएगा, क्योंकि जो जो बातें श्योर। मैं कह रहा हूँ आप उपलब्ध कराइएगा। वो आप जी। मार्क कर लीजिए, आपके हाथ में मुझे पेन दिख रहा है, तो आप हाँ मार्क कर हाँ लीजिएगा, वो हाँ चीज़ें आप जी हाँ जी। प्लीज़ उपलब्ध करा दीजिएगा, ताकि हम ठीक है। प्रमाण के साथ इस वीडियो को फिर डालेंगे और अधिकतम ठीक लोगों है। तक पहुंचाने का प्रयास है। जी दूसरा, जी आपने जैसे लिखा था कोरोना से पहले जिन बीमारियों से लोग मरते थे जैसे टीबी और जो भी चीज़ें हैं, ये उन सब जी। बीमारियों का क्या हुआ, ये भी आपका एक प्रश्न था। तो उसमें जब खोजबीन की गई तो उन बीमारियों के भी जिक्र हैं, जैसे 2021 का जिक्र निकल के आया कि लगभग 4 लाख कुछ हज़ार लोग जो हैं वो तो मरे कोरोना से, और हम्म लगभग 5 लाख से ऊपर लोग जो हैं ट्यूबरक्लोसिस से मरे। हम्म। तो ये जानकारियाँ तो डाली गई अब हैं मैं कि आपको इस बताऊं तरीके कि से। ट्यूबरकुलोसिस से भारत में मरने वालों की संख्या प्रति वर्ष कम से कम 7-8 लाख होती है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ, जो कि अब आपने कम मुझे मरने बताया, लगे। तो इसका मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस से जो मौतें होती थी हुँ। उसमें से 2-3 लाख लोगों की गिनती कोरोना में डाल दी। करोना में डाली गई। बिल्कुल, वो मुझे मुझे भी ठीक है। पता है इन सब चीज़ों का, ये हुआ है ऐसे ही खूब सारा। ऐसे ही अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, सीओपीडी हुँ, होता है। हुँ। और सबसे अधिक बीमारी तो श्वास संबंधित होती है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई अस्थमा का पेशेंट एकदम से भागा भागा हॉस्पिटल में गया, हुँ। बोला टेस्ट किया, अब 10 100 का टेस्ट किया तो 10 तो पॉजिटिव आ ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये भी बात उठती है, जैसे कोरोना हम्म, किट के संबंध में हम लोग बात उठाते हैं कि जो किट जाँच करती है इसमें, तो जो जी किट से जाँच करते हैं उसमें हमें भी संदेह है, हमने भी ये बात उठाई थी जबकि हम बहुत कम इन्फॉर्मेशन रखते हैं जी किताबी। तो उसके तहत भी मुझे संदेह था कि उसमें कुछ परसेंट ऐसा घोटाला है जिसकी वजह से के केसेज़ आते हैं। जैसे-जैसे जाँच बढ़ती है वैसे-वैसे के केस बढ़ते हैं, जैसे-जैसे जाँच कम होती है वैसे कोरोना के केस कम हो जाते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं एक वैज्ञानिक तरीके से, कि जो टेस्ट किट होती है, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन आया, अब ओमिक्रॉन तो अभी आया, तो ओमिक्रॉन जब एक नई बीमारी है तो इसके लिए टेस्ट किट भी नई वाली लगेगी, अब पुरानी वाली तो चलेगी नहीं। तो ये अब पुरानी वाले से भी इस समय देखिए हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, कोरोना के भी केस निकल रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केस निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी पुरानी किट रखी होंगी जो कोरोना की और टेस्टिंग की होंगी, उनसे कोरोना निकल रहे हैं। डेल्टा गायब हो गया। हाँ, हाँ, डेल्टा गायब हो गया। तो अब इसको थोड़ा-सा पब्लिक को आप अपने अर्थों में समझाइए कि किस तरीके से टेस्ट किट का निर्माण होता है और उसको निर्माण करने में कितना समय लगता है? अगर कोई नया वेरिएंट आता है, तो उसकी किट उपलब्ध होने की समय अवधि या उसमें उसको चेंज करने की समय अवधि कुछ होती होगी? ऐसा कुछ बताएँ प्लीज़ इसके बारे में। जो भी कोई नया वेरिएंट आएगा हुँ, किसी वायरस का, वैसे अगर हम देखें कोरोना वायरस की ही बात करें तो जी। एक दिन में कई बार म्यूटेंट हो जाएगा। हाँ, कोई भी वायरस एक दिन में कई बार म्यूटेंट हो जाएगा। ठीक है। उसको आप पकड़ के बैठ जाइए कि भैया ये वाला म्यूटेंट हो गया और ये इसका नाम ये रख दिया हमने, हुँ, और ये हुँ। बहुत तेजी से फैल रहा है। हुँ, ये तो हुँ। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। हुँ, हुँ। फिर भी अगर आपको किसी वेरिएंट को देखना ही है तो उसके लिए जीनोमिक सीक्वेंस होती है। ओके। उसकी जो जीन है उस जीन का जो सीक्वेंस चेक की जाएगी, जीन की सीक्वेंस क्या हुँ, मैच करती नहीं करती है। हुँ। और जेनोमिक सीक्वेंस जो है मुश्किल से 2-4 सेंटर देश में होते हैं जहां पर होते हैं हुँ, ना। आम जनता के ऊपर आप टेस्ट करके एक टेस्ट किट से आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये जीन है हुँ। या पहले वाला कौन है। तो उसके ओके। पहले भी तो था ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि यानी कि हुँ, 18 में भी कोई कोई था। हुँ, हुँ, तो उसी टेस्ट किट से आप प्री हुँ।
या डेल्टा या ओमिक्रॉन हम्म, या डेल्टा क्रॉन, जो भी आप नाम देना चाहें, इनमें हम्म, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और हर बिल्कुल सही। हर व्यक्ति, और आपने एक आरटीपीसीआर टेस्ट बना दिया, कभी रैपिड टेस्ट भी हो गया, हम्म, इन टेस्ट के बेसिस पे पहली बात तो डायग्नोसिस ही नहीं होता हम्म, है ना। हम्म, फिर आप उसकी सीक्वेंसिंग कहाँ कहाँ, सीक्वेंसिंग सब टेस्ट की तो होती नहीं है। आपने अभी लोग बाहर से आ रहे हैं, आपने टेस्ट कर दिया, पॉजिटिव आ गया तो रोक दिया, हम्म, 24 घंटे पहले की रिपोर्ट उसके पास नेगेटिव की है। हम्म, आज का एक पेशेंट है, वो एयरपोर्ट से अपनी बात रख रहा था कि भैया हम्म, मैं कह रहा हूँ मुझे एक जगह और टेस्ट करवाने दिया जाए, तो उसके लिए उसको परमिशन नहीं मिल रही है ना। हम्म, तो ये आप समझ सकते हैं। ये दबाव ऐसा बनाया कोई, जा रहा है। हाँ, ऐसा कोई मेथड नहीं है, हम्म, ऐसा कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं जो सिंपल तरीके से हम्म, आपको डिफरेंशिएट कर सके कि भैया ये है, हम्म, इससे पहले वाला कौन है, ये ये बाद वाला इन्फ्लुएंजा है। है, ये बाद हाँ। वाला है, ये ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, ये हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। जीन हम्म, सिक्वेंसिंग हर पेशेंट को तो हो नहीं सकती है ना। हम्म, वो होगा तो उसका रिजल्ट कई दिन बाद आएगा आपके सामने। हम्म, यहाँ तो टेस्ट हुआ, पॉजिटिव है, बता दिया, इतने हम्म, केसेस बढ़ रहे हैं। हम्म, ये सिंपल सी बात है। ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। हम्म, कोई भी टेस्ट होता है मेडिकल साइंस में, हर टेस्ट का एक फॉल्स पॉजिटिव रहता है। कोई ये हम्म, टेस्ट 5% में फॉल्स पॉजिटिव है, हम्म, 10% में फॉल्स पॉजिटिव है, कोई टेस्ट फॉल्स नेगेटिव होता है। तो इस टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है। हम्म। आपको नहीं भी होगा, आपको सिंपल इन्फ्लुएंजा होगा तब भी टेस्ट पॉजिटिव आ हाँ, जाएगा। क्योंकि ऐसी एक घटना मेरे अपने बहनोई के साथ घटी। मेरे बहनोई और मेरी बहन अब एक ही साथ रहते हैं, कि घर में रहते हैं और एक ही कमरे में सोते हैं। तो मेरे बहनोई को जो है वो बुखार हुआ, और मेरी बहन को जो है उससे ज़्यादा तेज़ी से वो फीवर था, वही सब चीज़ें लक्षण और ज़्यादा मतलब डेंसिटी के साथ उसको हुई। लेकिन जब चेकअप कराया गया तो हमारे बहनोई को निकला और हमारी बहन को नहीं था। और तो उसको ये महामारी का एक तरीका है। मैंने भी एक टेस्ट डिवाइस किया हम्म, है ना। बहुत सिंपल सा है, 5 रुपए का टेस्ट है, आप भी कर सकते हैं, है ना। बताइए। एक चुंबक लेके आइए 5 रुपए का, हम्म, और लोगों को टेस्ट कीजिए भैया, हम्म। है ना। जिसके पास नोट निकल जाए वो नेगेटिव है, जिसके पास सिक्का निकल जाए वो पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा इसको फिर थोड़ा सा हाँ, क्लियर करिए। मैं एक महामारी को फैलाना चाह रहा हूँ भैया, है ना। हाँ, 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं मैं एक समझ महामारी को गया। फैलाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल एक ठीक है। टेस्ट किया, मैं एक हम्म, चुंबक लेके आया भैया, लोगों को टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो हाँ, भैया हाँ, किस किस के पास, अच्छा तुम्हारे पास तो 2 रुपए का सिक्का है मैं भैया, चल समझ तू गया, मैं पॉजिटिव, समझ गया, मैं पॉजिटिव समझ आ गया। जी, ये जी। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। ये हम्म, इतना ज्यादा, इसको कहते हैं, ये टेस्ट कई बार तो 80% तक फॉल्स पॉजिटिव होता है। हम्म। कोई अच्छा। टेस्ट अगर हाँ, एट्टी ठीक। परसेंट फॉल्स पॉजिटिव हो रहा है, उस टेस्ट की क्या वैल्यू है। कैसी उसके बेसिस वैल्यू? पे किसी को 15 दिन के लिए आपने बंद कर दिया घर के अंदर, हाँ, ये तो उसका तो इससे बड़ा आपने नुकसान अत्याचार, किया। इससे उसका क्या, वो आपने जो डर फैलाया, लोगों में हम्म, जो दहशत फैलाई, हम्म, वो लोग डर के मर रहे। एक इंसान तो ऐसा था जिसको पॉजिटिव बता दिया, तो उसने अपने आत्महत्या कर ली, या मेरी हाँ, ये वाइफ को हो हुआ है, जाएगा, हुआ बच्चों है। बच्चों को हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। हद तक आप लोगों को डरा रहे हैं, तो हम्म, ये तो बहुत बड़ी मानवता के साथ बहुत बड़ी हत्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये जानकारी भी बहुत ज़्यादा फैलाई गई थी और इस पे बहुत बुद्धिजीवी वर्गों ने यकीन किया था। और वो जानकारी ये थी कि हर 100 साल बाद ऐसा एक महामारी आती है। ये ऐसी एक बात फैलाई गई थी कि जिस पे लोगों ने यकीन किया, क्योंकि उन्होंने कहा पिछले 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, और उससे 100 साल पहले एक बीमारी आई थी। लेकिन इस पे मेरा अपना एक व्यू है, उस पे आप थोड़ा सा अपनी सहमति या अपना उस पे विचार रखिएगा। मेरा मानना है कि ये 100 साल पहले ये बीमारी आई, चलिए महामारी के रूप में फैली, मान लिया। उससे 100 साल पहले ये बीमारी आई, मान लिया। लेकिन लगभग इतने समय पहले ही, 200 साल पहले ही, ये आपका एलोपैथी शुरू हुआ था। और उससे 100 साल पहले की जाओ तो कोई बीमारी नहीं मिलती, मतलब 2 बार तो बीमारी मिल जाती है, 100 साल पहले और 200 साल पहले। ये 200 साल का युग वो युग है जब मीडिया भी आ गया था, और जब ये एलोपैथी भी आ गई थी। तो तब तो ये मैं बीमारियों के समझ जिक्र पा रहा आते हूँ, हैं। जो ये शंका स्वाभाविक है। हम्म। ये जो 100 साल पुरानी जो महामारी बताई जा रही है, कहीं वो भी तो आर्टिफिशियल नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ हाँ, कि तो वो भी बीमारी एक प्लांट वे में फैलाई गई थी। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हर सौ बिल्कुल। साल बाद हमें प्लान करना है तो हम इस तरीके से चीज़ों को करेंगे, है ना। और ये स्वास्थ्य से संबंधित आदमी, देखिए इंसान के 2 रोग हैं, मैं जहाँ तक सन्यासी हूँ मैं समझता हूँ, एक भय और एक लोभ।
या तो आदमी लोभ से आपका काम करता है या भय से आपका काम करता है, और ये दोनों चीज़ें गुलामी की जड़ भी हैं और यही दोनों चीज़ें जो हैं अपराध की जड़ भी हैं। तो इसको बहुत तरीके से फैलाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एलोपैथी के संबंध में एक और बात है, ये मेरा खुद का प्रश्न आप मान लीजिए। मेरा ये मानना है कि जैसे कि वायरस के संबंध में एक बार को हम मान लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि चीन की एक लैब से, वुहान से वायरस फैला, ऐसा एक इन्होंने चीन को लेके फैला दिया। मतलब क्योंकि अब चीन बिजनेस फैला रहा है तो उसके संबंध में विरोधी खड़े हो रहे हैं, तो एक चीन फैला दिया कि वुहान की लैब से एक निकला। मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये मेरा संदेह है, और वो ये है कि अगर वायरस वाकई में चलिए लैब में एक निर्मित हुआ है, तो ये आयुर्वेदिक पद्धति से तो हुआ नहीं, ये योग की पद्धति से तो हुआ नहीं, ये किसी और पैथी की पद्धति से हुआ नहीं, ये एलोपैथी की पद्धति से हुआ। तो इस आधार पे एलोपैथी की पद्धति को बैन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एलोपैथी एक ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ पे ये एक मनुष्य जाति के खिलाफ हथियार का काम भी कर सकती है। तो इसको तो बैन करने की भी मेरे हिसाब से मांग उठनी चाहिए कि एलोपैथी ही बैन हो पूरे तरीके से। देखिए, आप इस पेशे से जुड़े हैं इसलिए मैं ये बात क्षमा के साथ उठा रहा हूं, लेकिन मेरा अपना ये प्रश्न है। समय के साथ साथ लोगों का एलोपैथी के प्रति जो भरोसा है वो कम होता जा रहा है, वो जी। टूट रहा है। और जी। पिछले 2 वर्षों में जो जो लोग जागरूक हो गए हैं हम्म। उनका तो भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। हम्म। अगर डॉक्टर्स नहीं जागे, अगर उन्होंने अपनी चेतना को नहीं जगाया, हम्म। उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया, तो हो सकता है कि जो आप बैन करने की मांग कर रहे हैं हम्म। वो भी अगले कुछ वर्षों में संभव हो जाए। हम्म। दुनिया दो तरफ जा सकती है। हम्म। अब यहाँ पर से हमारे सामने डाइवर्जन है। हम्म। अगर ये जो वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतें हैं ये मजबूत हुई, हम्म। हो सकता है ये आयुर्वेद को बैन कर दें, हाँ, ये भी हो सकता, मैं ये भी कहने जा रहा था कि ये भी है ना। संभव है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग अगर मजबूत हुए तो हो हम्म। सकता है एलोपैथी बैन हो जाए। तो हम्म। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। तो जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि जो एलोपैथी की ड्रग्स होती है, हम्म। एक ड्रग होती है, डॉक्टर्स के सामने एक ड्रग प्रस्तुत की जाती है और उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स को छुपाया जाता है। डॉक्टर्स को पता नहीं होता है क्या क्या साइड इफेक्ट पूरे है। हम्म। धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं तो फिर कंपनी वाले कहते हैं जी इसके साइड इफेक्ट आ गए हैं, अब हम ड्रग चेंज कर रहे हैं, ये नई ड्रग लेके आए हैं। नहीं रख लेके आए। हर 4-5 साल में कंपनी वाले पुरानी ड्रग को हटा के नई ड्रग ले आते हैं और हम्म। डॉक्टर्स के सामने उस नई ड्रग की इतनी तारीफ की जाती है कि भैया इसमें ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये नहीं, वो और नहीं। साथ साथ कमीशन भी तय होता है। हाँ, कमीशन तो होता ही है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में डॉक्टर का पेन चलता है, डॉक्टर को लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक हम्म। जो पुरानी ड्रग थी वो बड़ी डेंजरस थी, अभी नई आ गई, ये सेफ ड्रग है, वो हम्म। सेफ ड्रग लिख रहे हैं। हम्म। और वो अपने मान लो कोई जूनियर डॉक्टर से या उनको तो उनको बताते हैं, देखो भैया ये मार्केट में नई ड्रग आ गई, ये लिखा करो। वो उनको लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हो गए, जबकि उनको जबकि उनको पता नहीं कि वो अनजाने में फार्मास्यूटिकल कंपनी के एजेंट बन गए, बन अनजाने गए। में। बिल्कुल। कुछ लोगों को पता चल गया है और हम्म। वो धीरे धीरे अपने आप को उससे अलग कर देते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन 90% से ऊपर डॉक्टर्स को पता नहीं है कि वो अनजाने में किसी एक बहुत बड़ी गहरी षड्यंत्र का शिकार हो गए। अच्छा, एक इसमें इसमें हम ये भी मान सकते हैं, जहाँ पे षड्यंत्र की बात हो रही है, देखिए जो वैश्विक ताकतें हैं हम सब जानते हैं कि इनके ताकतों के पास में है मीडिया भी है, इन ताकतों के पास प्रशासन और राजनेताओं पे कंट्रोल करने की क्षमता है, इनके पास बैंकिंग सिस्टम भी है, तो ये कई तरफ से बाहर करते हैं। जैसे अगर एक बच्चा जो कि अभी जन्मा है और उसको एक स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए और इस स्कूल में वो जो किताबें पढ़ेगा उसी शिक्षा के आधार पर उसका माइंड सेट होगा, सॉफ्टवेयर भी वही बनेगा, सोचने का ढंग भी वही बनेगा। तो मैं उसी शिक्षा के आधार बात कर रहा हूँ कि उसी शिक्षा के आधार पे तो यही बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो हैं वो गॉड होते हैं, वो जो लिख देते हैं, वो जो कहते हैं वो सही होता है। और एलोपैथी के संबंध में जैसे रवीश कुमार जी के ऊपर अभी मैं प्रश्न उठाने की कुछ बातें की हैं, तो उसमें एक प्रश्न मैंने रवीश कुमार जी से भी पूछा है कि आपका ही प्रश्न को और करते हुए मैंने ये बात उठाई है कि रवीश कुमार जी, जिस समय आप की बात करते हैं तो आप वैक्सीन को तो ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन इसका हल है, आपकी हमेशा बातों में हल नजर आता है। लेकिन जब उसका एक हल लेके बाबा रामदेव जी आते हैं तो आप उनके ऊपर संदेह व्यक्त करने लग जाते हैं। तो आयुर्वेद को तो आपने बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया, आपने जो भी और पद्धतियां हैं उनको पूरे तरीके से नकार दिया। अब अगर नकार ही दिया है तो फिर क्यों ना ऐसा करो कि फिर ये
पद्धतियां बंद ही हो जानी चाहिए, फिर तो योग भी बंद हो जाना चाहिए। क्यों चल रहा है फिर? योग भी बेकार है। हम योग दिवस मना रहे हैं पूरी दुनिया में, ये भी फिर एक बेकार की बात है। तो मैं इसको लेके जब विचार उठा रहा हूं, तो मैं आपसे यहाँ पे एक छोटी सी बात कह रहा हूं जो व्यक्तिगत रूप से लोगों को जाननी समझनी जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं बीमार होता हूं। मैं कोरोना के काल में मैं भी बीमार हुआ। जब मैं बीमार हुआ तो सिंपली शरीर में जो होती हैं वो चीज़ें हुई, और मैं दवाई नहीं खाया, बिल्कुल भी दवाई नहीं खाया। हमारे घर के बच्चे मतलब एक बार को तो हो गए, स्वामी जी खा लीजिए, कोई तो खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, ये 10-11 दिन का इस बार का फीवर है और बेटा मैं झेलूंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तो मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मैं फिर ठीक हो गया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनका मैं अपने तरीके से इलाज भी करता हूं, लेकिन मैं इलाज शब्द जोड़ रहा हूं। सच बात तो ये, ना मैं कोई मेडिसिन देता हूं, ना मैं कोई योग देता हूं, बल्कि मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मतलब अनुभव भी है और मैंने बहुतों को ठीक किया इस तरीके से। मेरा ये मानना है कि एक गोली हमारे दिमाग को जब ये जाके बताती है कि तुम्हारे शरीर में ये दिक्कत है, और हमारा दिमाग की ही इम्यूनिटी, हमारे दिमाग की पावर ही शरीर को ठीक करती है। एलोपैथी में भी जो गोली है वो गोली तो ठीक नहीं करती, दिमाग को ही बस इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। तो क्या कारण है कि हमारे शरीर में होने वाले रोगों का पता हमारे दिमाग को नहीं होता? तो मेरा सारा फोकस इसी बात पे होता है, और इसके तहत मैं ऐसे कुछ प्रयोग, ऐसी थेरेपी से गुजारता हूँ जिससे इंसान जो है वो उसके माइंड के कंट्रोल में बॉडी हो जाए। और फिर बॉडी में रोग होता है तो शरीर अपने तरीके से उसका इलाज भी शुरू कर देता है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। और मेरे बहुत छोटी छोटी बीमारियां होती रहती हैं और ठीक होती रहती, मैं दवाई खाता ही नहीं हूँ कतई, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें कुछ है ही नहीं। ये मेरे अपने अनुभव हैं। तो अब इस संबंध में आप क्या कहेंगे कि क्या वास्तव में अगर एक इंसान अपने आप को इतना अवेक करे कि उसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर को पूरे तरीके से कंट्रोल में लेके चल सके, तो फिर इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ऐसा संभव है? देखिए, आयुर्वेद की जो बात निकली, तो तथाकथित महामारी जब आई थी तो एम्स में स्टडी हुई थी, और एम्स में पेशेंट्स की इलाज की स्टडी हुई थी आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के अंदर, एंड 100% पेशेंट रिकवर हो गया। ये एम्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि भैया जितने पेशेंट का उन्होंने इलाज किया सब के सब ठीक हो गए, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जब हमारा देश के सामने एक पैथी है जिससे हम इलाज कर रहे हैं और 100% लोग ठीक हो रहे हैं वही, फिर भी आप चीन पे ही जोर दे रहे हैं, और मीडिया भी, सरकार भी। तो संदेह तो बड़ा स्पष्ट है। इससे अधिक बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि सरकारें और मीडिया सब इस तंत्र के मिले हुए हैं, इनके द्वारा फैलाई गई है सब चीजें। दूसरी बात करेंगे कि एक डॉक्टर जो गोली लिखता है, अगर पेशेंट को प्यार से बोलता है, कॉन्फिडेंस में लेकर बात करता रहे, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, ये गोली खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे, ये सुनकर ही पेशेंट थोड़ा सा ठीक हो जाता। सही, विश्वास का खेल है। उसको अगर बोला जाएगा तू ठीक हो जाएगा, बस ये थोड़ी सी गोली 4-5 दिन ले लेना, तो 20% रिलीफ तो उसको इमीडिएटली 2 सेकंड में हो जाता है। यार मैं ठीक हो जाऊंगा ना। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तन की बीमारी से मन की बीमारी होती है और मन की बीमारी से तन की बीमारी। बिल्कुल। यानी कि आपका तन खराब है तो फिर मन खराब, तो मन भी खराब हो जाएगा, मन नहीं लगता है। और यदि आपका मन खराब है तो फिर आपको तन में भी बीमारी महसूस होती है। अब आपको डरा दिया कि आप बीमार हो, आपको 5 लोगों ने बोल दिया कि बीमार हो, तो आपको लगेगा अरे हाँ, वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को बोल दो देखो शरीर में खुजली हो रही, तो कहीं ना कहीं होने लग जाती है, फिर आदमी फील करने लगता है उसको। जो मीडिया इतना डरा रहा है कि भाई आपको हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ऑक्सीजन कम जिसकी नहीं होगी उसकी भी कम हो जाएगी, वो भी जाके चेक कराएगा, अरे यार इतनी कम मेरी ऑक्सीजन है ना, तो थोड़ी बहुत कम होगी तो और हल्ला मचाएगा। तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है। आप देखिए देश में। जी, इसी को लेके अब मैं आपसे एक और इसी के संबंध से थोड़ी सी बातों को हम थोड़ा साइड देंगे। अब हम आपको एक वीडियो में आपका देख रहा था जिसमें आप आकाश की तरफ वीडियो बनाते हुए दिखा रहे थे कि केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। तो इस संबंध में आप थोड़ा सा बताएं, वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आई, आप थोड़ा सा क्लियर करें, आप दर्शकों को बताएं कि क्या है वो चीज। अब देखिए, ये जो षड्यंत्र है जो अभी आपने कहा कि हर 100 साल में ये लोग करते हैं, है ना, मतलब इनका मतलब इनकी योजना बड़ी लंबी समय से, बड़े लंबे टाइम से चले आ रही है।
तो निश्चित तौर से जो षड्यंत्रकारी 200 वर्षों से या 300 वर्षों से गेम खेल रहे हैं, अच्छा इस दौरान ये 100 वर्षों में तो बड़ा गेम खेला जाता है, छोटे छोटे गेम तो कहीं आते बीच हैं, में खेलते रहते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कभी 2 साल में, कभी ये मिडल ईस्ट में मर्स लेके आए थे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो मर्स था, है ना। तो वो अलग अलग बीच में गेम खेलते हैं, टेस्ट करते हैं, तो कभी मिडल ईस्ट में लेके आएंगे, कभी अफ्रीका में लेके आएंगे, कभी इंडिया में लेके आएंगे, उनका टेस्ट से पता चलता है कि हम बड़ा गेम खेलने के लिए तैयार है। तो अभी एक आर्टिफिशियल रेन सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया है। ये ऊपर आसमान में एक प्रकार का केमिकल स्प्रे फैलाते हैं, और केमिकल स्प्रे धीरे धीरे क्लाउड्स का रूप ले लेता है। वो क्लाउड्स थोड़े अलग तरह के होते हैं, जैसे नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं उस टाइप से नहीं दिखते। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो अलग तरह के क्लाउड्स होते हैं। वो केमिकल स्प्रेड करके भी कई तरह की बीमारियों को, जैसे मान लीजिए वो केमिकल स्प्रेड हो गया, उसके बाद अगर बारिश हुई तो बारिश के साथ में वो केमिकल भी साथ में आएगा, उससे भी आपके शरीर में बीमारी हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो एक उनको कहना कि भैया पड़ रहा है, तो कई ऐसा भी वो कर सकते हैं कि भाई कुछ और तरीके से पेशेंट्स पढ़ाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, ताकि पेशेंट अधिक से अधिक हॉस्पिटल में आए, जैसे लास्ट अभी हुआ था जब ये अप्रैल में, तो मैंने भी इस चीज को नोटिस किया था कि हमारे शरीर में जो है वो टॉक्सिन्स बहुत सारे होते हैं, और टॉक्सिन्स को बॉडी निकालने का काम करती है अपनी तरीके से, मल के माध्यम से, खांसी जुकाम छींक इनके माध्यम से निकालने का काम करती है। तो यदि जो उस समय दवाइयाँ दी जा रही थी, वो दवाइयाँ ज़्यादातर दी जा रही थी जो कि प्रोटीन की थी, कि आपको प्रोटीन दिया जा रहा था, आपको विटामिन्स दिए जा रहे थे, तो एक तरीके से जो हमारे अंदर का गार्बेज होता है, जिसको बॉडी बाहर निकाल के सही फील करती है, वो गार्बेज को मजबूत करने के लिए इनकी दवाइयाँ दी जा रही थी। जो इनका पूरा एक जो लिख रहे थे ये दवाइयाँ और सब, उससे तो वो गार्बेज मजबूत हो रहा है। अब जब गार्बेज मजबूत होगा और बाहर निकलेगा नहीं, सपोज दैट लंग्स के माध्यम से खांसी जुकाम करके हमें कोई चीज़ बाहर निकालनी है, और अंदर वो गार्बेज मजबूत हो गया, तो वो बाहर निकलने की बजाय अंदर ही लंग्स को जाम कर देगा, अंदर ही हमारा सारा सिस्टम जो है वो खराब कर देगा। बाद में कहेंगे देखो अचानक ये मर गया, ये आदमी ऐसे मर गया, ये आदमी इस तरीके से मरा। तो ये तो मौतें फैलाने का इनका तरीका है, ये बात समझ में आती है, स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि इनका ये तरीका है। लेकिन आप जो केमिकल स्प्रे की बात कर रहे हैं, इसके संबंध में क्या कहीं कोई प्रमाण टाइप का मिल सकता है कि कोई प्रमाण हो कि ये केमिकल स्प्रे है? वरना ये तो बात लगेगी, लोग कहेंगे ये तो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। नहीं, काफी वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार की बात हो रही है, और काफी वीडियो वहां से भी हमारे पास आते हैं, हम लोग देखते हैं और इस पर स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है ना, अगर आप कोई आदमी षड्यंत्र कर रहा है और आप बोलो जी इसका हमें प्रूफ ला के दो, हाँ तो प्रूफ तो मुश्किल होता है। अब प्रूफ देने का काम तो सरकारों का होता है, मीडिया का होता है, मीडिया का काम होता है कि वो रिसर्च करे, स्टडी करे। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई केमिकल स्प्रे कर रहा है, तो हम हवा में कुछ उसकी मात्रा लेके या फिर किसी तरीके से और तरीके से उसकी जांच भी करा सकते हैं लैब में, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होता हो तो कराई जाए। अभी कल परसों न्यूज़पेपर में एक छोटी खबर थी, शायद अभी मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगी मुझे जी। वो कौन से गांव की बात है, कौन से स्टेट की याद नहीं मुझे। उसमें गांव वाले कलेक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया आर्टिफिशियल बारिश हो रही है, इसको बंद किया जाए। अच्छा, आर्टिफिशियल बारिश से हमारी फसलें खराब हो चुकी है। ये कटिंग है अखबार की, मेरे पास होगी, मैं आपको शायद दे दूंगा उसको। ये अभी 4-5 दिन पुरानी बात मुश्किल से है। कलेक्टर के पास जाके वो गुहार लगा रहे कि भैया ये आर्टिफिशियल बारिश बंद की जाए। उसके बाद कलेक्टर ने आदेश दिया और उस आर्टिफिशियल बारिश को बंद किया गया। ये तो आप समझ लीजिए कि देश में ये हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। ये इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि आर्टिफिशियल बारिश देश में हो रही है। अब वो कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? ठीक है, उनकी जब किसानों की फसलें खराब हो गई, उस बारिश में इतना पानी बरसा, तब किसानों ने पता लगाया भी इतना पानी क्यों बरस रहा है, आसपास तो कहीं हो नहीं रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे हो रहा है। तो उनको मालूम चला कि वो कलेक्टर के पास गए और फिर वो ट्रेनिंग बंद करवाई गई। तो इस प्रकार की कई सारी चीजों के माध्यम से इस संबंध में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जैसे ऐसे मिली थी कि चीन जो है वो अपने देश में ज़्यादा बारिश ना हो और फसलें खराब ना हो, इससे बचने के लिए जो है वो बादलों के ऊपर नाइट्रोजन का छिड़काव करवाता है। और ऐसा उसने जो वहाँ पे ओलंपिक हुआ था उसमें किया था। और वहाँ से ये मैंने भी नोटिस किया
कि चीन में जिस टाइम पे बारिश और भूकंप ये आती हैं तो बाढ़ आती थी, उस टाइम पे चीन में फिर बाढ़ आना कम हो गई और चीन की तरफ से जो बादल आते थे, मैंने तो इस पे इनसेट पे भी देखा कि चीन की तरफ से जो बादल आते थे, वही बादलों का प्रेशर बढ़ते-बढ़ते जिस समय केदारनाथ की घटना हुई, उस समय वो बादल बरसे और साथ ही साथ वो एक माहौल पूरा बना। अभी भी जो अचानक बहुत सारी बारिश हुई है, जो बिन मौसम बरसात कही जा सकती है, बादल फटने की घटनाएँ, क्योंकि बादल तभी फट सकता है जब बहुत बोझ भारी हो जाए। नेचुरली तरीके से परमात्मा कभी इतना लोड होने नहीं देता कि वो ज़्यादा हो। अननेचुरल तरीके से ही कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं कि बादलों पे अधिक भार आए, फिर वो एक ही जगह फटे। अभी दिल्ली में भी हमने देखा था कि दिल्ली में भी बादल फट गए थे और हाईवेज़ के ऊपर और सब अचानक इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है और सब हो रहा है। तो ये तो नाइट्रोजन वाली चीज़ हुई कि वहाँ से अगर कोई दूसरा देश कर रहा है, तो ये तो क्लाइमेट वॉर में आ गया। इसे केमिकल स्प्रे से जोड़ के देखना क्या सही होगा? ये क्लाइमेट वॉर तो मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट वॉर है, ऐसा मुझे प्रतीत होती है, ऐसा मतलब मैं अब बात कर रहा हूँ कि मेरा मानना है कि क्लाइमेट वॉर है। केमिकल वॉर के लिए हमें एक एक कुछ ना कुछ, जैसे गाँव वालों ने कहा, आपने बताया कि आपके पास वो आया कटिंग, वो हमें भेजिएगा, जैसे वो भी हम लोगों को पर्टि, देंगे। पर्ट, हाँ, पर्टिकुलर एरिया के अंदर हुँ, कोई लोगों को अधिक बीमार करने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है, ताकि लोग अधिक बीमार हो हुँ, और हॉस्पिटल जाएं, हुँ, वहां उनकी टेस्टिंग हो हुँ, और बताएं जी पेशेंट बढ़ गए, हुँ। है ना। वो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाने के कई तरह के षड्यंत्र है, उसमें से एक पार्ट वो भी हो नहीं, सकता है। वैसे तो देखिए, अगर सही बात कही जाए तो ये मौसम ऐसा होता है, जिस मौसम में कोरोना फैलाते हैं, वो मौसम ही ऐसा होता है कि इस समय बीमारियाँ बड़ी होती हैं। अमेरिका में एक औसत के अनुसार इस समय मतलब 70-80 लाख लोग भी मर जाते थे कभी-कभी इन्हीं मौसम में 3-4 महीने में, और इन्हीं मौसमों का उपयोग करते हैं ये कोरोना सब फैलाने के लिए। अब वहाँ पे ये, क्योंकि ठंड इस समय बहुत होती है, बर्फ़ सब गिर रही होती है और माहौल ऐसा होता है। अब बीमारियों के बढ़ने का ये तो सीज़न है एक तरीके से, डॉक्टरों की भाषा में कही जाए, जो सो कॉल्ड मैं जिनको बोलता हूँ डॉक्टर बैठे हुए भगवान बने, उनकी भाषा में तो मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि सीज़न आ गया। तो ये तो एक सीज़न होता है बीमारियों का और इस समय कोरोना बढ़ा के दिखाना आसान है। क्लाइमेट वॉर के संबंध में ख़ैर अभी थोड़ा मैं समझता हूँ कि थोड़ी और भी शोध हम करेंगे, आप भी करिएगा और कुछ एक प्रमाण के साथ हम कभी इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें आपने प्रोटेस्ट किया था, आप पब्लिक को लेके निकले थे कि बिना मास्क के और ये सब, फिर आप अरेस्ट भी किए गए थे और थोड़ी बहुत देर या जितनी मुझे पता नहीं है वो आप बताएँगे बेहतर। तो आपने, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे उतर के एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की, तो मैं थोड़ा-सा जान सकता हूँ कि आपको क्या-क्या दिक्कतें आईं? क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ी जाए, वो आपसे थोड़ा सबक लेके और बेहतर तैयारी कर सकें। ये लोगों का सहयोग तो मिलता है जब आप जमीन पर उतरते हैं और काम करते हैं। जिस प्रोटेस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, उस दिन वहां प्रोटेस्ट साइट पे अप्रोक्सीमेटली 100 लोग थे। हुँ, और जब बात गिरफ्तारी की आई तो मैंने कहा ठीक है, अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो हम गिरफ्तारी देंगे। हुँ, तो पुलिस ने कहा कि भाई ये गाड़ी है, इसमें चढ़ो आप सब। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा लोगों से भाई आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। हुँ, तो कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ उस गाड़ी में चढ़ गए। हुँ। मतलब मतलब पहले 100 जो, थे और फिर हाँ, इस बात से फिर 50 चलिए मतलब चढ़े बड़ी हैं। हाँ। नहीं, बड़ी बात है क्योंकि हाँ, सब बड़ी लोग बात है, नहीं, मैं मान रहा हूँ, बड़ी है ना। बात है। हाँ जी। 50 लोग अगर आपके साथ में अरेस्ट होने को तैयार है, हुँ, पुलिस ने हमको अरेस्ट किया, सब लोगों को 3-4 घंटे थाने में बैठा जी, कर रखा। जी। उसके बाद फिर छोड़ दिया सबको कि आप लोग जाओ। हुँ, तो ये पुलिस का काम करने का तरीका होता है। हुँ, वो हुँ, आपको बिल्कुल, अरेस्ट कर लेती है, बिल्कुल। उनके ऊपर जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। हुँ, तो डरने की बात नहीं है ये, अपना तरीका है। हमें जहाँ प्रोटेस्ट करना है, हुँ, प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से 3-3 कानून हुँ, 6 मिनट के अंदर वापस हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। जब उनके ऊपर इतना दबाव पड़ता है, जब लगता है उनको कि हमारी सत्ता जाने वाली है, हुँ, तो वो सिर्फ 6 मिनट के अंदर 3 कानून वापस कर देते हैं, हुँ, जिसके लिए वो 1 साल से मना कर रहे थे, जी, बगैर किसी डिस्कशन के। हुँ, हमने बचपन में कहानियां पढ़ी थी कि भाई एक राक्षस था और उसकी जान तोते में थी, वो तोता किसी कुएं में रहता था। हुँ, अगर राक्षस को मारना है तो तोते को पकड़ो और उसकी गर्दन मरोड़ो।
तो इन नेताओं की जान जो होती है वो पॉलिटिक्स में होती है, चुनाव में होती है। अगर इनको ये पता चल जाए कि भैया हम जो है अगला चुनाव हारने वाले हैं, जनता हमसे इतनी खफा हो चुकी है, तब ही आपकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज आप कितनी ही बात कहें वो आपकी बात नहीं अब जैसे मैं ये बात इसलिए भी उठा रहा हूँ कि अभी क्योंकि मैंने भी अपने तरीके से प्रोटेस्ट किए हैं कई चीज़ों को लेके, पहले मेरे अनुभव रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत आती है। जैसे मैं और भी कई लोगों से बात करता हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि लगातार लोग इतने सारे तैयार हों, जैसे 100 लोग एक दिन में आए और उन्होंने 50 ने गिरफ्तारी दी, बड़ी बात है। लेकिन अगर आप कहें कि अभी 1 साल तक ये आंदोलन चलाना है तो फिर शायद मुश्किल पड़ेगा इतने सारे लोगों का इकट्ठा आना बैठना। किसानों ने बड़ी हिम्मत की। अभी इस समय दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ 1500 इकट्ठे बैठे हैं और उनके पास खाने पीने की दिक्कत होती है क्योंकि शाम को 5 बजे वो हटा दिए जाते हैं वहाँ से, रात को सोने की भी दिक्कत होती है। तो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका जो हमने अभी अपनाया है वो अपनाया है 8 PM के तहत, 8 PM क्रांति के तहत। उसमें हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं कि उसमें हम, और ये कोई एक के विषय पे नहीं होगा, ये हम हिंदुस्तान की जो भी समस्या देखेंगे उस पे होगा और जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसे समर्थन भी देंगे कि ये अच्छा काम किया। हमें कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, हमें तो अपना देश अच्छा करना है। घर अच्छा करना है तो लड़के तो नहीं होता, घर तो मिल के समझ से अच्छा होता है। लेकिन प्रोटेस्ट क्योंकि एक ढंग है, अपने घर में भी बच्चा भी नाराज हो जाता है तो पिता से नाराज होता है तो कभी कभी खाना छोड़ देता है, कभी पैर पटक के भाग जाता है, कभी कोई बातें नहीं मानता है, कभी गुड़िया तोड़ देता है। तो उसी तरीके से जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट का भी हमने तरीका अपनाया है 8 PM क्रांति का, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं? थोड़ा सा कुछ अगर आप अपने दृष्टि से कुछ बात कहना चाहें। नहीं, ये भी आपका बड़ा अच्छा विचार है। जो 8 PM क्रांति है, शाम को 8 बजे एक साथ मिलकर के कई सारे लोग, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी इकट्ठे हो सकते हैं, किसी एक मुद्दे पर यस या नो सरकार के समर्थन में या विरोध में आवाज उठाएं, तो वो मुद्दा एकदम से अगले दिन सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो सकता है। बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया तो साथ नहीं देगा, लेकिन सोशल मीडिया पे हम जाएंगे तो कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम को भी घेर सकते हैं हम मोदी के सीधे पोस्ट पे जाके कर सकते हैं कमेंट्स, है ना? कब तक पोस्ट बंद करोगे? अभी आपकी डिसलाइक आई थी मोदी जी की वजह से, डिसलाइक बंद हो गया। यूट्यूब पे अब डिसलाइक नहीं होता, तो मोदी जी की वजह से डिसलाइक बंद कर दिया। अब हम कमेंट करेंगे तो क्या कमेंट भी बंद कर दोगे? तो कमेंट भी बंद तो कर नहीं दोगे। फिर हम लाइव आके 1 लाख लोग अपनी बात कहने लग जाएंगे तो फिर लाइव आके कहाँ तक रोकोगे? तो ये तो एक हमारा ढंग है, चलता रहेगा। अभी वैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ और आपसे उसमें चाहता हूँ कि आप भी अपने कुछ उसमें मत रखें। अभी 8 तारीख को, 8 तारीख से, बल्कि हम कल से शुरू कर रहे हैं, लेकिन 8 तारीख, आज 2 तारीख हो गई है, हम आप ही लोगों के बीच अपनी बात रख देंगे और कल से हम उस पर काम भी शुरू कर देंगे। 8 तारीख को रवीश कुमार जी से हम 8 प्रश्न पूछ रहे हैं। 8 तारीख को शुरुआत कल से हो जाएगी, लेकिन 8 तारीख तक अगर रवीश कुमार जी ने उन 8 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो वो 8 प्रश्न रवीश कुमार जी की पोस्ट पे 500, 1000 लोग, 1500 लोग जितने भी होंगे उतने जाके सभी लोग वो वही सवाल करना शुरू करेंगे कि आपसे ये सवाल हम कर रहे हैं, इसके जवाब आप दीजिए। रवीश कुमार जी का बड़ा लोगों में, मतलब लोग विश्वास करते हैं कि रवीश कुमार जी चलिए सत्ता के अगेंस्ट बोल देते हैं, बात उठाते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन कई बार मुझे ये महसूस हुआ, मैं रवीश कुमार जी को बड़ा पसंद करता हूँ और शायद जितना मैं न्यूज़ चैनल देखा है सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं का देखा, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे ये लगता है कि वो भी एक ऐसे पक्षपात को जन्म दे रहे हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड अपोजिशन, एक शब्द है कंट्रोल्ड अपोजिशन। तो कंट्रोल्ड अपोजिशन का शिकार कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको जिन्होंने पुरस्कार दिया है वो पुरस्कार देने वाले वही सब लोग हैं जिन्होंने ये साजिशें फैलाई हैं हम लोगों के अनुसार। और उन्हीं लोगों ने कभी को पुरस्कार दिया था हमारे केजरीवाल जी को, जो कि आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। उन्हीं सब ने कभी को जो है किरण बेदी को भी पुरस्कार दिया था, जिसको एक बार सत्ता में लाने की कोशिशें की, खैर सफल नहीं हो पाए, या जो भी कह लीजिए। तो केजरीवाल जी से क्या ये हम लोगों का जो प्रश्न करना है, इसमें आप अपने कुछ प्रश्न देना चाहेंगे कि जिसको हम उठाएं? आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न हों जिनको थोड़ा टेस्ट भी हम करेंगे, जिसको हम कानूनी पैमाने पे भी देखेंगे तो हम उनसे सही ढंग से उसको पूछ सकें।
तो आप कुछ प्रश्न देना चाहें तो आप बताएं डॉक्टर साहब। हाँ, मैं जरूर आपको कुछ प्रश्न दूंगा, है जी। ना। लेकिन जहां तक रवीश कुमार जी की बात है, तो जब ये महामारी, तथाकथित महामारी मार्च में हिंदुस्तान में आई थी, हम्म 2020 में, हम्म मार्च अप्रैल मई हम्म 3 महीनों में मैंने कम से कम 450 ईमेल किए। हम्म देश के तमाम मीडिया वालों को ईमेल किए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को, उनके चीफ सेक्रेटरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को, हेल्थ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, 450 ईमेल करके मैंने पूरा उनको बताया कि भाई ये एक षड्यंत्र है देश के साथ में। हम्म सबसे आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी, उसका जवाब नहीं दिया है। एक ने भी जवाब नहीं दिया। देखिए डॉक्टर साहब, हाँ ठीक तो है, ये उठाया। ये जो रवीश कुमार जी बात कर रहे हैं, इनसे भी हमारा संपर्क हुआ। हम्म मेरे व्हाट्सएप पे है ये, हम्म और बात करने की कोशिश की, हम्म लेकिन जानते हुए भी, समझते हुए भी हम्म इन्होंने इस टॉपिक को नहीं उठाया। नहीं देखिए, अब तो जनता छेड़ेगी। देखिए आपने है ना। पर्सनली 450 मेल किए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 8 तारीख की 8 बजे कम से कम 2000 लोग इनको एक ही वक्त में प्रश्न पूछेंगे इनके उस पर जाके। फिर रवीश कुमार कमेंट्स बंद करें तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से प्रश्न पूछेंगे उनकी, या तो हम कायरता सिद्ध करेंगे या फिर वो उसके प्रश्नों के उत्तर दें, हम उनको मजबूर करेंगे। और ये लगातार ऐसा चलेगा कि प्रतिदिन 200-250-300 लोग उसमें बढ़ते जाएंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। हमारे पास लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और मैंने तो वैसे सोचा था कि 6 महीने का मैंने वेट मांगा था कि 6 महीने में जब हम 1 लाख हो जाएंगे तब हम इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन ने जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई है, मुझे भी 1 लाख का इंतजार ना करके, और इतना पेशेंस लोगों के पास नहीं होता, 1000 लोगों के साथ ही ये अटैक शुरू करना पड़ रहा है। तो हम 1000 लोगों के साथ इसको अटैक को शुरू करेंगे। 1000 अलग अलग प्रोफाइल से उनको एक ही वक्त में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हम सब मिलके उठाएंगे। तो देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी और हम भी। आपने अपने प्रयास किए, वो किसी से छुपे नहीं हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ इस विषय में कि आपने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई लड़ने के ढंग बदल सकते हैं, लड़ना तो जारी रहता है पूरी ज़िंदगी। तो जीवन जीने के ढंग जो हैं बदल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो उसी में एक ढंग 8 PM क्रांति भी है। इसको भी करके देखें, और आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने मित्रों से कहें, लोगों से कहें कि इसमें एक हिस्सा बने। आवाज़ उठाने का तो ढंग है ही कम से कम। और इसके लिए किसी को गिरफ्तार भी नहीं होना है, कहीं जाना भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 10 मिनट की क्रांति, और 10 मिनट के अंदर अपनी बात कहे कि बाकी दिन भर अपने जो काम करने हैं वो करने हैं। नहीं, मैं सबसे कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे, कि वो इस मामले में सब आपकी आवाज़ डॉक्टर साहब थोड़ा सा गई है। से अधिक लोगों को हम बात, संदेश पहुंचा सकें। जी जी। और लेकिन हमसे इसमें प्रश्न चाहिए पहले। जी ठीक है, तो निश्चित तौर से प्रश्न बनाएंगे, अच्छे जी प्रश्न बना के आपको भेजेंगे। जी आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं जी, आपको। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने कुछ प्रश्न जो हैं बनाए हैं, वो मैं अभी जी थोड़ी देर बाद 8 PM पे हमारा लाइव होता है, तो 8 PM अभी हम आएंगे, उसमें वो प्रश्न हम लोगों के सामने रखेंगे भी कि ये प्रश्न तैयार किए हैं। आप भी कुछ प्रश्न अगर दें, अगर अभी दे सकें तो आप अभी दे सकते हैं। वो क्योंकि अभी ये वीडियो इस तरीके से, इस ढंग से रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ये अब कल की तारीख में लोगों तक पहुंचेगा। तो अगर आप हमें कोई जी, प्रश्न दे सकें तो वो अच्छा रहेगा। कोशिश करता हूँ मैं आज देने की, अदरवाइज आपको बहुत जल्दी आपको प्रश्न दे दूंगा मैं हाँ आपको। ठीक है, चलिए हम आपके प्रश्नों का प्रतीक्षा रहेगी। कोशिश जी करें तो कल तक दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और जी नहीं तो आपके प्रश्न हमेशा सम्मानीय हैं, उसे बाद में भी ऐड ऑन करके भी चलाया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, और कुछ कहना चाहें, आपको लगे कि अवेयरनेस के लिए और लोगों को कुछ करना चाहिए तो वो बताएं आप। हाँ, ये तरीका ठीक है आपका जो 8 PM क्रांति है। और इसके साथ में अगर हमें डिजिटल करना है तो डिजिटल असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, मैंने उस पे भी डिजिट विचार किया है। मैं आज हाँ दिन में भी बात कर रहा था और लोगों से, तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा भी है कि लोग देखना चाहते हैं कि अनशन हो, तो हम ऑनलाइन अनशन भी करके दिखाएंगे। हम लाइव टीवी लगाएंगे, और हमारे पास नेट है जो कभी बंद नहीं होता, और लाइव टीवी लगा के सामने सोफे पे बैठ जाएंगे, अपना पीछे टीवी देखेंगे, भूखे बैठे रहेंगे। वो आदमी दिन भर चेक कर सकता है। हम घर पे अनशन भी कर सकते हैं, हम एक एक हाँ दिन का अनशन रख सकते हैं। और जब ये सैकड़ों लोग अनशन करना शुरू करेंगे और लगातार लाइव आएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ तो बात बनेगी कि अनशन भी हो रहा है ऑनलाइन। सब कुछ तो हुआ है, ऑनलाइन अनशन तो आज तक नहीं हुआ। हाँ, एक डिजिटल असहयोग आंदोलन जो मैं आपसे कह रहा था, मान लीजिए सरकार की कोई वेबसाइट है जो बार बार
चीन को प्रमोट कर रही हाँ, है, उस पे जाके अपना बात असहयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, ये सब और है। एक साथ 1 लाख लोग, 10 लाख लोग अगर उस वेबसाइट के लिंक को ओपन करके रखेंगे तो सरकार की वेबसाइट तुरंत जाम हो क्रैश हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल। नहीं, क्रैश हो वही है, जाएगी। हमारा सारा यही प्लान है। हम अभी 1 लाख 10 लाख होने में समय है, और मैंने कहा कि रवीश कुमार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रवीश कुमार पे हम जो प्रश्न कर रहे हैं हमारा अंतिम नहीं है, रवीश कुमार से हमारा आरंभ है। पहली बार 8 PM क्रांति किसी पे अटैक स्टार्ट कर रही है, और क्योंकि 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के, तो हम चारों स्तंभों पे अटैक स्टार्ट करेंगे, जिसमें से एक पत्रकारिता एक स्तंभ है, और पत्रकारिता के इस समय रवीश कुमार तो शिखर माने जाते हैं, तो शिखर से ही शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी बातें लेके अगर रवीश कुमार उसके जवाब देते हैं तो उनकी प्रामाणिकता दुनिया देखेगी, और जवाब नहीं देते हैं तो हम दुनिया को बताएंगे कि वो प्रामाणिक नहीं है। और अगर वो प्रमाण देते हैं जो हम प्रश्न उठा रहे हैं, तो उन्हीं प्रमाणों को लेके हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर हम जजों को घेरेंगे, ऑनलाइन घेरेंगे, जरूरत पड़ने पे हम केस भी डालेंगे। हमारे पास टीम है, हम ऐसे वकील हैं जिनको लगाएंगे पूरे तरीके से जी। तो हम सिस्टम्स को पूरे तरीके से लगाना चाहते हैं, और सिस्टम को ही एक्टिवेट करके काम होगा। हालत ये है देश की कि एक जनरेटर की तरह है, जिस जनरेटर में जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स खराब हो गए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था। जो काम जुडिशरी को करना चाहिए था वो जुडिशरी नहीं कर रही, जो काम नेता पत्रकारों को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि उन सिस्टम को याद दिलाना कि तुम्हारा काम क्या था, और नहीं करोगे तो हम अपनी बात रखेंगे। और ऑनलाइन तो किसी को डर भी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, अभी आप वहाँ गए, 100 लोग आपको हुए और आपने बहुत मेहनत की, 5-6 महीने कितना आपने सब चिल्लाया। मैंने इधर अभी मतलब पर्सनली तो किसी को कहा ही नहीं, अगर पर्सनली कहूँ तो अभी बहुत लोगों को जोड़ूँ, मैंने पर्सनली किसी से नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी, और 1000 लोग इस समय जो हैं अभी 3 हफ्ते के अंदर उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये संख्या लाखों करोड़ों में पहुंचते देर नहीं लगेगी। और फिर ऐसा भी है कि हम केवल यही नहीं है कि हमारा विरोध ही एक लक्ष्य हो। हम अगर 1 लाख लोग होते हैं तो 1 लाख का मतलब होगा कि लगभग हिंदुस्तान के हर शहर में 100-150 आदमी। जब ये 10 लाख होंगे तो हर शहर में 200-400-500 आदमी, तो 200-400-500 आदमी का एक प्लेटफॉर्म होगा हर शहर में, कि वहाँ से वो इकट्ठे होकर उस शहर में कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, उस शहर में कैसे बात कर सकते हैं। तो ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल से वो ये बातें आसानी से कर सकता है। और ये पहली क्रांति ऐसी होगी, मैं तो लोगों को बोल चुका हूँ, ये पहली क्रांति ऐसी होगी जिसमें हम ऐड लेंगे। अगर हमें 1 लाख लोग देखते हैं तो हमें स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, और वो ऐड का जो पैसा आएगा मैं अपनी क्रांति के लोगों को इनाम के रूप में बांट दूंगा। मैं एक ड्रॉ निकालूंगा, एक गरीब आदमी को बांट दूंगा। मैं तो यही काम करने वाला हूँ। पहली ऐसी क्रांति होगी जो पैसा खर्च नहीं करेगी, पैसा कमाएगी और फिर अपने ही क्रांतिकारियों में बांटेगी। तो इस संबंध में आप अगर हो सके तो थोड़ा सा और कुछ कहना चाहें तो हम सब फिर भी बैठेंगे। हम आज पहली बार आपके साथ बैठ रहे हैं, इसका मतलब अंतिम नहीं है, क्योंकि लोगों के प्रश्न आते रहेंगे। आपका ये वीडियो पढ़ने के बाद लोगों के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को लेके हम आपके बीच उपस्थित होंगे, तो फिर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहें तो कहें, फिर आज का समापन करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से, और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, फिर हम इसका समापन करते हैं और अगली बार फिर प्रश्नों के साथ आपके बीच आएंगे, क्योंकि लोगों को आपके मार्फत जो जानकारी मिलेगी वो ज़्यादा जो है अच्छी होगी। अभी तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी के भी समर्थक हो, चाहे वो किसी के भी शुभचिंतक हो, 8 PM क्रांति को सफल बनाएं और अधिक से अधिक लोग 8 PM क्रांति से जुड़ें। नहीं, चलिए डॉक्टर साहब, ये तो 8 PM क्रांति के लिए आपका धन्यवाद भी है, लेकिन साथ साथ मेरा मानना यह है कि 8 PM क्रांति का मेन लक्ष्य तो यह है कि मानवता का उदय हो और इंसान एक सहज जिंदगी जीना सीखे। कोरोना जैसे षड्यंत्र या और जो षड्यंत्र हैं इनसे हम बाहर आएँ, तो लोगों को उनसे लड़ने की ज़रूरत है। 8 PM तो बस एक प्लेटफॉर्म है और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। आप जैसे बहुत लोगों के सहयोग से हम एक ऐसा भी, 8 PM का मतलब नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो लोग माने। आप जैसे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों की मैं एक टीम तैयार करूँगा 50-100 लोगों की, और जब भी हम किसी मुद्दे पे चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आगे किसी से प्रश्न उठाएंगे या समर्थन देंगे या कुछ भी करेंगे,
तो पहले हम अपना एक जूम मीट करके 50-100 लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, विचार मंथन होगा और उसके बाद वो चीज़ रखी जाएगी। ये कोई मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक जरिया मात्र हूँ। आप भी देखिए जरिया हैं डॉक्टर साहब। आप अगर डॉक्टर ना होते तो कैसे ये बात कह पाते इतने प्रमाण के साथ? तो वो आप जरिया बने ना। कभी को तो आपने भी एमबीबीएस बड़े विश्वास में की होगी, वो तो आप इसके अंदर जाके पता लगा और आपका ईमान जिंदा है तो आप इसके खिलाफ भी बोल पाए। बहुत से लोग को तो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके इसमें बन पाए हैं डॉक्टर की, फिर उनका ईमान जगने की बजाय बिकना शुरू हो गया। आपने नहीं बिकने दिया, इसलिए आप विरोध भी कर पाते हैं। इसी तरीके से बस मैं भी हूँ कि हूँ एक सन्यासी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुक्त हूँ, तो सोचता हूँ राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति जो कर सकूँ वो करूँ। तो यही एक जज्बा है सिर्फ। तो ठीक है डॉक्टर साहब, तो आज के लिए हम इतना ही, और फिर मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूंगा और कभी को आपसे साक्षात्कार सामने आमने सामने बैठ के एक कप चाय भी पीना चाहेंगे। तो जी जी जरूर जी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम।